हे एवरीवन, मैं हूं श्वेता चौरसिया। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस चल रही थी, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ। यानी जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। कृतियों का यहाँ मतलब है उनकी लिखी हुई रचनाएं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आज आप देख लेते हैं थोड़ी सी रूपरेखा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार के बारे में, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो हमारे साहित्यकार हैं, चाहे आपके कालिदास हों, चाहे आपके बालकृष्ण नवीन हो, चाहे आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान हो, चाहे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हो, मतलब जो भी हमारे साहित्यकार हैं उनसे जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो सृजन पीठ हैं उनके बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो हमारे साहित्यकार हैं उनसे संबंधित कौन कौन से समारोह हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं, हम सब कुछ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन। मतलब हमने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने थे, उसके सही आंसर हम आपको अपनी अगली क्लास में बता देते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कल के क्वेश्चन के आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था लावनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। आपको बताना था लावनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रायः सुबह के टाइम गाया जाता है। कब गाया जाता है? सुबह के टाइम। दूसरा क्वेश्चन था हमारा मांडलिया क्या है। आपको बताना था मांडलिया क्या है, जिसका सही आंसर है ये निमाड़ अंचल का है। कहाँ का? निमाड़ अंचल का महिला पुरुष के द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। ये क्या है? समूह नृत्य, जिसे महिला एवं पुरुष दोनों साथ में करते हैं। साथ ही साथ आप हमारा तीसरा क्वेश्चन था किस लोक नाट्य में पशु एवं मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया गया है। आपको बताना था वह कौन सा लोक नाट्य जिसमें पशु एवं मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया गया। तो इसका सही आंसर क्या था? लकड़बग्गा। क्या इसका सही आंसर था? लकड़बग्गा। हमारा अगला क्वेश्चन था बहलोल लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है या किस क्षेत्र से ये संबंधित है। तो आपको याद रखना था ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से। साथ ही साथ हमारा अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य कौन सा है। तो ये कौन सा है? माच। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप इतने सरल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तब आपको परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा आपको अब सीरियस हो जाना है। अपनी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका स्तर भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल हैं और हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ जाकर क्लासेस देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति थी उससे रिलेटेड और जो आपकी कला संस्कृति है इससे रिलेटेड हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं टॉपिक वाइज, चाहे आपके लोक नृत्य हों, लोक नाट्य हों, साहित्य से जुड़ी संस्थाएं हों, साहित्य मत समारोह जो होते हैं, आपके पर्व उत्सव, साथ ही साथ एमपी हिस्ट्री को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो आप प्लीज़ जाकर वो क्लासेस देख लीजिए। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी आज की क्लास में। हाँ, हम आपको एक बात और बता दें, जिस तरह से आपको यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं यानी पीवाईक्यू दिए जाते हैं, उसी तरह से आपको हम जो टॉपिक पढ़ाया करेंगे उसके बाद में आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बिल्कुल भी आपको इस क्लास को या जो हमारी आने वाली क्लासेस उनको स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की क्लास। तो इसमें हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख जो हमारे साहित्यकार हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम बता दें हमारे मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है, चाहे आपका प्राचीन काल का हो या मध्यकालीन हो या आधुनिक कालीन हो, मतलब युगों युगों से मध्य प्रदेश और साहित्य का बहुत बड़ा संबंध रहा है। सिर्फ संस्कृत भाषा से रिलेटेड ही हमारे महान साहित्यकार नहीं हुए हैं, हिंदी भाषा के भी हमारे बहुत से कवि साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपना
महत्वपूर्ण योगदान हमारे साहित्य को दिया है, जो सिर्फ आपके देश में ही फेमस नहीं हुए, प्रसिद्धि नहीं पाई है, इन्होंने देश और विदेश दोनों में प्रसिद्धियां पाई हैं। यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार रहे हैं, उनकी लिखी गई जो कृतियाँ रही हैं, उनकी लिखी हुई जो रचनाएं हुई हैं, उनका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। वहाँ के जो हम मतलब साहित्यकार रहे हैं, इंटरनेशनल साहित्यकार जो रहे, इन सभी ने आपके कई भाषाओं में हमारे साहित्यों का अनुवाद भी किया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारे जो प्राचीन साहित्यकार हैं उनके बारे में। साहित्यकार हमने चार तरह से, चार कालों में इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मध्यकालीन साहित्यकार, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे आधुनिक काल के जो साहित्यकार रहे हैं, फिर आते हैं लोक साहित्यकार। यानी हम जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं उसमें प्राचीन भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भी पढ़ेंगे, आधुनिक भी पढ़ेंगे और लोक साहित्यकार को भी पढ़ेंगे। हम अपनी क्लास को प्री एवं मेंस दोनों के प्रोस्पेक्टिव व्यू से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारे प्राचीन काल के साहित्यकार रहे हैं, हम आज की क्लास में किन किन को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कालिदास जी के बारे में, ये हमारे प्राचीन काल के साहित्यकार रहे हैं। दूसरी हैं हमारे भर्तृहरि जी, तीसरी हैं बाणभट्ट जी, साथ ही साथ फिर आते हैं भवभूति जी और अंतिम है हमारे राजेश्वर जी। ये हमारे प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आज आपको बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चन आज आपको क्लास में दिए जाएंगे, जिनके आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और सही आंसर हम आपको कल की क्लास में बता देंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग आप लिख लीजिए कालिदास जी के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले आप लिखिए कालिदास जी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालिदास जी के बारे में। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बता दें आपको, इनका जन्म और जन्म स्थान बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा है, क्योंकि इनका कोई फिक्स ही नहीं कर पा रहा है। कोई बता रहा है ये पहली शताब्दी से, तो कोई कहता है ये चौथी शताब्दी से संबंधित है, तो कोई कहता है ये छठी से है, कोई कहता है ये कश्मीर में इनका जन्म हुआ, तो कोई बताता है ये उज्जैन में इनका जन्म हुआ। तो इन सब भ्रांतिपूर्ण भरा रहा है इनका जन्म स्थान और जन्म। तो आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको हम जो फैक्ट बता रहे हैं आपको वो याद रखना है। तो इनसे रिलेटेड अब आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है आप अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग चीज़ें पढ़ो और कंफ्यूज हो जाओ, तो उस सब चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है। हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, तो हम आपको बता दें, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। क्या? इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, साथ ही साथ इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं, साथ ही साथ इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं। कौन से? महाकाव्य भी इन्होंने लिखे हैं। अब हम देख लेते हैं इनके कौन कौन से महाकाव्य हैं, कौन कौन से नाटक हैं और कौन कौन से इनके खंड काव्य हैं, हम देख लेते हैं। हम इनसे रिलेटेड सारी जानकारी पढ़ेंगे, किससे संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, किस भाषा से, किस भाषा में अनुवाद हुआ, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए महाकाव्य। तो महाकाव्य में आप लिखिए रघुवंश। कौन सा? रघुवंश। दूसरा आप लिखिए कुमार संभव। क्या? कुमार संभव। नोट्स बनाते चलिए, मैं प्रतिदिन बोलती हूँ, हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। कुमार संभव, कुमार संभव। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, तो नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं नाटक की। कौन कौन से इन्होंने नाटक लिखे, तो अब आपको याद रखना है इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से? तो पहला आपको याद रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला आपको याद रखना है इनका विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। अगला आपको तीसरा याद रखना है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम।
निमित्रम। ये इनके क्या हैं, नाटक हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपको याद रखना है ऋतुसंहार और मेघदूत। क्या, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये इनके खंड काव्य हैं। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले महाकाव्य आप लिखिए। महाकाव्य में आप सबसे पहला लिखिए रघुवंश। महाकाव्य में आप सबसे पहले लिखिए रघुवंश। क्या, सबसे पहले आप लिखिए रघुवंश। रघुवंश में हम आपको बताते हैं एक किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत महाराज, जो महाराज दिलीप थे, महाराज दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का, जो रघुवंश के अन्य राजा हुए, अन्य राजा का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए रघुवंश जो आपका महाकाव्य किससे संबंधित है, तो आपको इसमें बताना है इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप के से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का वर्णन देखने को इसके अंतर्गत मिलता है। आपको याद रखना है। अगला आप लिखिए, ये तो पहला महाकाव्य हो गया। दूसरा आप लिखिए कुमार संभव। क्या, कुमार संभव। तो जो आपका कुमार संभव है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो आपको इसमें याद रखना है इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन देखने मिलता है। साथ ही साथ इनके जो पुत्र हुए, कौन, कुमार, इन्हीं के नाम से इनका कुमार संभव नाम हुआ। इनका देखने को, इनकी कथा देखने को इसमें मिलती है। कुमार संभव के अंतर्गत हमें शिव पार्वती के विवाह, साथ ही साथ उनके पुत्र जो कार्तिकेय जी हुए उनकी कथा देखने को इसके अंतर्गत मिलती है। किसके अंतर्गत, कुमार संभव के अंतर्गत आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हमारे नाटक कौन कौन से थे। तो हमने आपको बताया कालिदास जी के प्रमुख नाटक थे अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा नाटक था इनका मालविकाग्निमित्रम और तीसरा था विक्रमोर्वशीयम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें हम पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है, ये ये संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, सबसे प्रसिद्ध नाटक है। अगर आपके 2 लाइनर में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो मेंस में यह संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यह संस्कृत भाषा की पहली ऐसी रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जिसका क्या हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। यह ऐसी पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपको याद रखना है। अगर आप हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है हमारे द्वारा पढ़ाया जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। और क्लास को लाइक एंड प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिए। नोट्स तो आपको बनाते चलना है, हमारे साथ साथ नोट्स आपको स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम दूसरा हमारा नाटक देख लेते हैं। दूसरा नाटक कौन था, तो आप लिख लीजिए मालविकाग्निमित्रम। कौन सा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कालिदास जी किसके दरबार में थे। मालविकाग्निमित्रम।
मालविकाग्नि मित्रम आप लिख लीजिए। इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें शुंग वंश के शासक की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपको या आपके क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में शुंग वंश के शासक की जानकारी आपको कालिदास के किस नाटक से मिलती है, तो आपको याद रखना है मालविकाग्निमित्रम से हमको मिलती है। शुंग वंश के शासक की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें जो मालविका, कौन, मालविका, और जो शुंग वंश के शासक थे अग्निमित्र, कौन, अग्निमित्र, इनकी कहानी देखने इसमें मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए किस ग्रंथ से शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है, आपको याद रखना है मालविकाग्निमित्रम से होती है। इसमें मालविका और जो शुंग वंश के शासक हुए अग्निमित्र, इनकी कहानी का वर्णन किया गया है। चलिए अब आप अगली लिख लीजिए। चलिए आप तीसरी लिखी विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, इसके अंतर्गत आपको याद रखना है इसमें मृत्यु लोक के राजा, किसके, मृत्यु लोक के राजा कौन, पूर्वा, पुरुरवा आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है देवलोक की, जो देवलोक की अप्सरा थी, अप्सरा कौन, उर्वशी, उर्वशी की कहानी देखने मिलती है। आपको से अगर पूछा जाए मृत्यु लोक की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, आपको याद रखना है विक्रमोर्वशीयम से। पूरी जानकारी तो नहीं, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो ही आपको याद रखना है, अदरवाइज आपसे पूछा जा सकता है मृत्यु लोक के राजा पुरुरवा की जानकारी, साथ ही साथ जो देवलोक की अप्सरा थी उर्वशी, इनकी कथा का वर्णन आपके किस नाटक में कालिदास जी के द्वारा किया गया है, तो आप बता सकते हैं विक्रमोर्वशीयम। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन बन जाए कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं पर टिप्पणी लिखिए, टिप लिखिए या टिप्पणी लिखिए या उनकी सभी रचनाओं का वर्णन करिए, तो आप इजीली आप बता सकते हैं। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्य प्रदेश के प्राचीन कालीन साहित्यकार पर टिप्पणी लिखिए, तो भी आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और हमारे साथ आपको कंटिन्यू बने रहना है। विक्रमोर्वशीयम हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं खंड काव्य इनके कौन कौन से थे। कालिदास जी के खंड काव्य हमने आपको बताया ऋतुसंहार और मेघदूतम। तो आपको सबसे पहले आप लिखिए ऋतुसंहार। आप इजीली मेंस में बता पाओगे, एक प्राचीन कालीन साहित्यकार पर आप इजीली टिप्पणी लिख पाओगे, टिप लिख पाओगे, उनका वर्णन कर पाओगे। ऋतुसंहार, ऋतुसंहार में आपको याद रखना है कालिदास जी ने इसमें बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है। ऋतुओं का वर्णन ऋतुसंहार से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ऋतुराज इन्होंने बताया। अगला आप लिख लीजिए, अगला लिखिए मेघदूत, या कहीं कहीं लिखा मिल जाता है मेघदूतम। तो इसमें इन्होंने यक्ष, इसमें बताया इन्होंने यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी किसका नाम है, विंध्याचल पर्वत का नाम है। रामगिरी पर्वत से मेघ किसको कहा गया है यहाँ पर, बादल को, के माध्यम से संदेश भेजते हैं, संदेश प्रेषित करने का वर्णन इसमें मिलता है। आपको याद रखना ये हमारा मेघदूत था खंड काव्य, ठीक है। अब हमारे दूसरे साहित्यकार लिखिए प्राचीन काल के भर्तृहरि जी। क्या, भर्तृहरि जी, आप लिखिए भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी के बारे में आप लिखिए, भर्तृहरि जी के बारे में लिखिए आप। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। साथ ही साथ अगर इनकी समाधि के बारे में पूछ लिया जाए, समाधि के बारे में, तो आपको याद रखना है सरिस्का, जो आप कहाँ पर आता है, राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर इनकी क्या है, समाधि स्थित है। अगर हम इन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इन्हें सतकत्रीय के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भाई कौन से साहित्यकार हैं जिनको सतकत्रीय के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है हमारे भर्तृहरि जी को जाना जाता है। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है श्रृंगार शतक, नीति शतक, साथ ही साथ आपको याद रखना है वैराग्य शतक। तो जो हमारे भर्तृहरि जी थे, तो अगर इनकी रचनाएं पूछ ली जाए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो अगर इन्हें सतकत्रीय कहा जाता है, तो आप बता सकते हो जितनी रचनाओं के बाद शतक लिखा आता है, तो वो सभी हमारी भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बाणभट्ट जी के बारे में। तो आप अगला लिख लीजिए बाणभट्ट। क्या लिखना है आपको, बाणभट्ट। बाणभट्ट जी, तो बाणभट्ट जी के बारे में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि थे। जो हर्षवर्धन राजा थे, उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि, आपको याद रखना है। दूसरा इनसे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है, हर्षवर्धन ने, जो आपके हर्षवर्धन थे, इन्होंने इनको एक उपाधि प्रदान की थी। कौन सी उपाधि, चक्रवर्ती उपाधि। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बाणभट्ट जी को चक्रवर्ती की उपाधि किसने प्रदान की, तो आप बता सकते हो हर्षवर्धन ने इनको प्रदान की। तीसरा आपको याद रखना है, इनकी जो प्रकृति थी, इनकी जो बाणभट्ट का जो प्रकृति चित्रण है, वो बहुत ही मनोहारी था। और इन्हें आपको याद रखना है, जो साहित्य है, साहित्य वनांचल का केसरी इनको कहा जाता है। साहित्य वनांचल का केसरी किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे, बाणभट्ट जी को कहा जाता है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें, तो आपको याद रखना है हर्षचरित, साथ ही साथ आपको याद रखना है कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है, तो आप बता सकते हैं हमारे बाणभट्ट जी की रचना है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं, अगला लिख लीजिए आप भवभूति। अब हम पढ़ेंगे भवभूति जी के बारे में। किसके बारे में, भवभूति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। किस भवभूति जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है इनका जन्म माना जाता है 8वीं शताब्दी में। अगर हम जन्म स्थान की बात करें, तो आपको याद रखना है पदमपुर इनका क्या है, पदमपुर इनका जन्म स्थान है। अगर हम इनकी गुरु की बात करें, तो आपको याद रखना है ज्ञान निधि इनके गुरु थे। कौन, ज्ञान निधि किसके गुरु थे, तो आपको याद रखना है भवभूति जी के थे। साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करें कि भारतीय मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है भारतीय मिल्टन के नाम से हमारी भवभूति जी को जाना जाता है। अगर हम इनके वास्तविक नाम की बात करें, तो आपको याद रखना है इनका वास्तविक नाम था श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम था, आपको याद रखना है। अब अगर हम इनकी रचनाएं देखें, तो आपको रचनाएं में याद रखना है मालती माधव। क्या, मालती माधव। दूसरी रचना आपको इनकी याद रखना है उत्तर रामचरित। तीसरी आपको इनकी रचना याद रखना है महावीर चरित। इधर रामचरित से याद आया, हमने जो हमारे अयोध्या का राम मंदिर है, उससे
जितने भी फैक्ट आपके करंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मतलब हमने राम मंदिर को इतिहास से लेकर अभी तक यानी 1528 से लेकर वर्तमान तक के सारे फैक्ट उसमें इंक्लूड किए हैं। क्लास आपकी ले चुके हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, करंट अफेयर में आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर वो क्लास देख लीजिए। हमने अपनी भवभूति जी के बारे में पढ़ लिया। इनका जन्म कब हुआ, तो हमने देखा इनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ। इनको भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है। जन्म स्थान इनका पदमपुर था। इनके गुरुजी ज्ञान निधि थे। साथ ही साथ इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है। इनकी रचनाएं मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित हैं, आपको याद रखना है। अब हम अपने अगले प्राचीन कालीन साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं, तो आप लिखिए राजेश्वर जी। कौन? राजेश्वर जी। आप लिखिए राजेश्वर जी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश थे त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था उसके महान युवराज थे। कौन? महान युवराज आपको याद रखना है देव प्रथम। कौन? देव प्रथम थे। इनके साहित्य के महान आश्रयदाता थे, मतलब महान आश्रयदाता थे आपके राजेश्वर। इनको आश्रय किसने दिया, तो आपको याद रखना है त्रिपुरी के कलचुरी वंश। त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश के युवराज थे देव प्रथम, ठीक है, देव प्रथम, वहाँ पर इनको आश्रय प्राप्त हुआ, जिनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार राजशेखर रहते थे। कौन? राजशेखर। सॉरी इधर राजेश्वर बता दिया, राजशेखर है, एक्सट्रीमली सॉरी। राजशेखर जी आपको याद रखना है त्रिपुरी के कलचुरी वंश के जो युवराज थे देव प्रथम, उनके आश्रय में ये रहे हैं। उनको इन्होंने आश्रय प्रदान किया, आपको याद रखना है। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखें, प्रमुख रचनाएं अगर हम देखते हैं तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। इसमें कलचुरी वंश का वर्णन किया गया है, कलचुरी वंश का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इनकी रचना याद रखनी है बाल रामायण। क्या? बाल रामायण। अगली इनकी रचना आपको याद रखनी है बाल भारत। राजशेखर जी त्रिपुरी के कलचुरी वंश के जो युवराज हुए देव प्रथम जी, इनको आश्रय प्राप्त हुआ। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी में आपको कलचुरी वंश का वर्णन देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की जो हमारी प्राचीन कालीन साहित्यकार की क्लास थी आपको पसंद आई होगी। आपने क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। अब जल्दी से प्यारे प्यारे से कमेंट कभी कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी कल की क्लास की। तो कल की क्लास में हम आप पढ़ेंगे मध्यकालीन प्रमुख साहित्यकार। मध्य प्रदेश के मध्यकाल से रिलेटेड जो साहित्यकार रहे हैं हम उनके बारे में अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो मध्यकालीन साहित्यकार रहे उसमें केशव जी के बारे में हम पढ़ेंगे, पद्माकर जी के बारे में हम पढ़ेंगे, भूषण जी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे राजा भोज जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे मध्यकालीन साहित्यकार रहे हैं, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आप हमारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और सही आंसर हम कल की क्लास में बता देंगे। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन, भारत भवन की स्थापना कब की गई। साथ ही साथ आपको बताना है कहाँ की गई या कहाँ ये स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ पर और कब की गई, आप हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश जो तुलसी अकादमी है इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई, आप हमें बताएंगे।
तो इनके आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो फटाफट इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हम आपको सब पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिए और फिर उसके बाद कमेंट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हमारा उद्देश्य ही है कि जो आपको यहाँ पर PYQ लाते हैं आपको उनके आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप क्लास देखिए, लेकिन उन क्वेश्चन के आंसर आप पता कर लीजिए। कल तक का वेट मत करिए कि इसके आंसर आपको कल बताए जाएंगे तब हम रट लेंगे, ऐसा मत करिए आप, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन है, वहाँ पर तो ढेर सारे क्वेश्चन पड़े हैं। तो आप देखिए और उनको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बिना लिखे आप कुछ नहीं बन सकते हैं जब तक आप लिखोगे नहीं। चलो हमने मान लिया आप प्री क्वालिफाई कर भी लिए, तो मेंस में क्या करोगे? मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा। तो जब आप यहाँ लिखोगे तब तो वहाँ लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ तो आपके पास चलो मान लिया समय है, लेकिन वहाँ पर तो आपका सिर्फ सीमित समय ही होगा। फिर आप कहोगे हमारे इतने क्वेश्चन रह गए और हमें आंसर आते थे, टाइम कम पड़ गया, हम लिख नहीं पाए। तो ये तो गलत एक्सक्यूज़ है ना, ये तो गलत है ना। इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत काम आएगी। ये आपको टाइम वेस्ट करना नहीं लगेगा, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको जो लिखोगे यहाँ पर वो प्री के लिए भी आपको यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में। चलिए दोस्तों, तब तक अपना आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।